आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा लैंडस्लाइड से केरल में मची तबाही की भी है। महाराष्ट्र के बीड में स्कूल की इमारत न होने की वजह से बच्चे पेड़ों के नीचे ही पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ वंजारबाड़ी बस्ती में शिक्षक 23 छात्र छात्राओं को ऐसे ही पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं। स्कूल की छत न होने की वजह से गांव वालों ने मिलकर बच्चों के लिए सीमेंट शेड लगाया था, लेकिन तूफान की वजह से वो भी उड़ गया। ऐसे में जब मौसम खुला है तो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं और जब बारिश आती है तो पास के ही गौशाला में बच्चों की पढ़ाई होती है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई मंदिर और घाट पानी में डूब गए हैं। खास बात है कि दशाश्वमेध घाट पर जहां मां गंगा की आरती की जाती है वहां भी पानी का कब्जा है। ऐसे में अब गंगा आरती ऊपर के घाटों पर शिफ्ट की जा रही है। आलम यह है कि गंगा के सभी 84 पक्के घाटों का संपर्क भी आपस में टूट गया है। प्रशासन की ओर से लोगों से घाटों के नीचे न जाने की अपील की जा रही है। आरती भई है, उसके बाद रात भर में ये पानी यहाँ कम से कम 2.5 फुट पानी फर्श पर आ गया है और अभी पानी का रफ्तार बढ़ रहा है, रुकने का भी नहीं है। झारखंड के चक्रधरपुर में 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हावड़ा से चलकर मुंबई की ओर जा रही हावड़ा CSMT एक्सप्रेस राजखरस्वान वेस्ट आउटर और 12 बम्बो स्टेशन के बीच सुबह करीब 4 बजे हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान ट्रेन के करीब 18 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। गौर करने वाली बात है कि इसी जगह पर 2 दिन पहले एक मालगाड़ी भी डिरेल हो गई थी, जहां हावड़ा CSMT एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। चक्रधरपुर से 10:30 बजे के आसपास एक स्पेशल ट्रेन चला के यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया जाएगा। केरल के कई जिलों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। वायनाड में तेज बारिश के चलते मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में लैंडस्लाइड की घटना हुई है, जिससे कई घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां पानी की भेंट चढ़ गईं और पूरे इलाके में पानी का कब्जा हो गया। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव में SDRF और NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। मौसम विभाग ने आज भी वायनाड के अलावा कोझिकोड, मल्लपुरम और कासरगोड में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के चमोली में भी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना हुई, जहां जोशीमठ के पास लंगसी में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा गिरने लगा और देखते ही देखते नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे हाईवे के दोनों ओर कई यात्री सड़क पर ही फंस गए। हालांकि लैंडस्लाइड की घटना के बाद JCB की मदद से हाईवे से मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिस्टम से जुड़ी हुई है। देश में युवाओं का IAS और IPS अधिकारी बनने का सपना होता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का ये सपना तमाम लोगों के लिए तिजोरी भरने का अच्छा मौका है। ये कारोबार का मौका है उन कोचिंग संस्थानों के लिए जो छात्रों को कस्टमर समझते हैं, और ये कारोबार है उन मकान मालिकों के लिए जिन्होंने तंग कमरों को PG में तब्दील कर दिया है। इसी से समझा जा सकता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए युवा कितनी कुर्बानियां देता है और आवाज उठाने पर कमरा खाली करने की धमकी दी जाती है और शासन प्रशासन भी तमाशबीन बने रहते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे हादसे होते हैं। लिहाजा लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिस्टम से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले ही मुखर्जी नगर में एक बिल्डिंग में आग लगी थी। उस टाइम ही ऑर्डर्स आए थे कि किसी भी बेसमेंट में कोई कोचिंग और कोई लाइब्रेरी नहीं चलेगा। जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्होंने उस टाइम एक्शन ले लिया होता तो आज ये ना होता। मैंने खुद देखा है कि MCD वाले आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, 2 सिलेंडर लगाते हैं और उनको NOC दे देते हैं।
ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इस घटना के विक्टिम जो है हमारे भाई बहन, उनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जब तक दिया नहीं जाएगा, राउज आए इसकी तरफ से। हमारी एमसीडी से सिर्फ ये मांग है, बट हम पैसा उनसे मांग रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग, क्योंकि ये जो हमारे भाई बहन है इन्होंने वहाँ फीस भरी थी और वो वहाँ घुट के मरे हैं पानी में। तो राउज आईएएस से हमें 5 करोड़ की डिमांड है सर। अभी सिर्फ ये सील कर रहे हैं, 3-4 दिन बाद वैसे ही हो जाएगा। हमने पहले भी देखा था मुखर्जी नगर में, सूरत में, कई जगह हम देख चुके हैं ये चीजें, लेकिन फिर वैसा ही हो जाता है। कार्रवाई ये हुई है कि सील हुए हैं, बट आगे हम लोगों का ये है कि आगे ये चीज रिपीट ना हो। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में शनिवार को पानी भरने से एक छात्र और 2 छात्राओं की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में छात्र दिल्ली की सड़कों पर आ गए हैं। वहीं कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम का लगातार एक्शन जारी है। अब तक 20 सेंटर सील किए गए हैं। सोमवार को भी राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में सीलिंग ड्राइव चलाई गई थी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से कमाई कर रहे थे। दिल्ली नगर निगम की नाक तले नियम कानून टूट रहे थे और दिल्ली सरकार अपने ही जालों में उलझी हुई थी। सब कुछ ढर्रे पर चल रहा था कि ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हो गया। 3 अलग अलग राज्यों से आईएएस बनने का सपना लेकर आए 3 युवाओं की बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद सवाल सुलगने लगे, जिम्मेदारी तय होने लगी और सियासत जोर पकड़ने लगी, तो एक झटके में सबकी नींद टूट गई। राजेंद्र नगर हादसे के बाद तमाम एक्शन शुरू हो गया है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली फायर सर्विस हो और चाहे दिल्ली सरकार के महकमे, सब अपने अपने इलाके से अपने अपने तरीके से कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप साफ तौर पर देखेंगे कि जब से ये घटना हुई है तभी से छात्रों का एक ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और ऐसे में सबसे पहले आप देखेंगे कि कोचिंग माफिया के खिलाफ जो इस तरह का पोस्टर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ जो मृतक आत्माएं हैं उनके लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं और साथ ही साथ उनके प्रति अपना प्यार दिखाया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वो सपने थे जिन्होंने अपनी आंखों में सपने देखे थे व्यवस्था को बदलने की। पुलिस एफआईआर में साफ लिखा गया है कि पानी की निकासी का उचित इंतजाम नहीं था, इसलिए बेसमेंट में पानी भर गया। बेसमेंट में भी सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था और लाइब्रेरी अवैध रूप से चल रही थी और रही सही कसर बायोमेट्रिक सिस्टम ने पूरी कर दी। बाढ़ के कारण बायोमेट्रिक सिस्टम बंद हो गया था। अगर एग्जिट फ्री होता तो छात्र भाग सकते थे। बेसमेंट में 3 मिनट में 12 फीट पानी भर गया था। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बचाव अभियान के दौरान पानी बाहर निकालने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। कुल मिलाकर दिल्ली के कोचिंग हब ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी कतई आसान नहीं है। यहाँ छोटे छोटे चॉल जैसे कमरों का किराया आसमान छू रहा है। हाल ये है कि इन कमरों में न ठीक से रोशनी आती है, न हवा के आने जाने का इंतजाम है। छोटे छोटे मकान पर एक के बाद एक कई मंजिल बनाकर किराए का खेल खुलेआम चल रहा है। इलाके में प्रॉपर्टी डीलर्स की चांदी है। ऐसे मुश्किल हालात में छोटे छोटे शहरों से आए छात्र कोचिंग की कुव्यवस्था के शिकार भी बन रहे हैं। 28 तारीख को राउज कोचिंग में जो हुआ उसके बाद प्रशासन एक्शन में है और बेसमेंट में चल रही क्लासेस को सील किया जा रहा है। इस समय मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में खड़ा हूं, जहां कल देखा गया कि एक बड़ा हादसा होता है। बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 बच्चों की मौत हो जाती है। उसी बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर एमसीडी ने एक जो बेसमेंट के अंदर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था उसको सील कर दिया है। वहीं मैं आपको ये भी तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कुछ देर पहले एमसीडी के जो कर्मचारी थे दिल्ली पुलिस के अफसरों के साथ यहाँ आते हैं, नोटिस लगाते हैं और इस बेसमेंट को सील करके चले जाते हैं। आप जहां तक पढ़ सकते हैं इस नोटिस पर लिखा है, इट हैज बीन ब्रॉट टू माई नोटिस दैट प्लॉट नंबर 1B बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, पूसा रोड, न्यू दिल्ली इज बीइंग यूज्ड फॉर कोचिंग सेंटर at the instance of the owners and occupiers in the violation of provisions of Master Plan 2021 and in the name and style of Triumph IAS, Perfection, GS Core and Byju's। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि इस समय जो एमसीडी है वो एक्शन मोड में है, क्योंकि विद्यार्थियों में गुस्सा भी है, रोष भी है। जिस ओल्ड राजेंद्र नगर को इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट के लिए जन्नत माना जाता है, उस जन्नत की ये हकीकत भी देख लीजिए। साफ सुथरा माहौल और पीने के पानी जैसी समस्या झेलकर ये छात्र अपने सपनों को जिंदा रखने का कड़ा इम्तिहान देते हैं।
हम आज पहुंचे हैं ऐसी जगह जहां से कुछ ही मीटर दूरी पर ये बड़ा हादसा हुआ था जिसने सबको चौंकाया। ऐसे एक स्टूडेंट के घर हम आए हैं क्योंकि अब जब हादसा हो गया है और तमाम जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी वो बंद हुई है, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी इस वक्त तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रीलिम्स निकल गया है, मेंस की तैयारी हो रही है और अब मेंस का एग्जाम भी है। आपका शायद मेंस का एग्जाम भी है। कोचिंग बंद है, लगभग 20 से ज्यादा कोचिंग बंद हो गए हैं, लाइब्रेरी बंद है। कैसे पढ़ाई हो रही है? हम 14,000 लड़के हैं जो मेंस दे रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो हमारे लिए 1-1 मिनट की कीमत है। आपने जो एक्शन लिया है एब्रप्ट चेंज का, वो एब्रप्ट चेंज की वजह से हम पैनिक में हैं। हम ही नहीं, सारे बच्चे पैनिक में हैं। एकदम पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरा खुद एग्जाम है CAPF का, अगले हफ्ते ही संडे को मेरा एग्जाम है। मैं खुद परेशान हो जा रही हूँ कि मैं एग्जाम कैसे दूं। मतलब तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी बंद है तो शायद तभी आप लोग एक साथ बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे हैं कि चलिए इसी जरिए। हाँ, एग्जैक्टली। हम इसी वजह से ग्रुप स्टडी तो कर ही रहे हैं, लेकिन बात ये है ना कि जब हमारा लाइब्रेरी से एक हो जाता है ना कि हमारा टाइम होता है, हम शेड्यूल बना लेते हैं कि सुबह हमें जाना है, फिर हम इस टाइम आएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। अक्सर खामोश रहने वाला ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद सदमे में है। मीडिया के कैमरे अब यहाँ की तंग गलियों में पहुँच रहे हैं। स्टूडेंट भी अपनी तकलीफ बता रहे हैं, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर को कोचिंग का कारोबार बनाने वाले कोचिंग संचालक अभी तक खामोश हैं। उन्हें स्टूडेंट से मिलने वाली मोटी फीस तो चाहिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए स्टूडेंट रोजाना किन हालातों से गुजरते हैं, इसकी कोचिंग संचालकों को कोई परवाह नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू विहार के C ब्लॉक इलाके में। मुखर्जी नगर से सटा हुआ इलाका है। कई सारे छात्र हैं जो यहाँ पे रहते हैं क्योंकि सामने ही कोचिंग सेंटर है। हालांकि अभी MCD का हथौड़ा चल रहा है, सील किया जा रहा है बेसमेंट में चल रही क्लासों को राजेंद्र नगर के हादसे के बाद। लेकिन छात्र रहते कहाँ पर हैं? आप ये देखिए, C ब्लॉक की गली के अंदर हम मौजूद हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर पूरी आप स्थिति है कि आप यहाँ से इतनी बदबू है इस जगह पर कि बताया नहीं जा सकता। बल्कि तमाम जो मकान है उन्होंने नाली के दूसरी तरफ आकर यहाँ पर उन्होंने पूरा एनक्रोच कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो तार हैं, बिजली के तार हैं, खंभे, उनको अगर आपको दिखाएं तो ये आप देखिए यहाँ की हालत। हादसा हुआ था अभी पटेल नगर में, हमने देखा था कि किस तरीके से बरसात में एक छात्र करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। UPSC का छात्र था नीलेश रॉय। मैं पिछले 3 साल से यहीं पे नेहरू विहार में रह रहा हूँ और यहाँ की स्थिति आज से नहीं है। लगभग मेरे जो एक अगले पीढ़ी के लोग हैं वो लोग भी यही सेम चीज बताते हैं। जो लोग IAS बन चुके हैं, अभी वो लोग भी यहाँ पढ़ कर गए हैं, IAS बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। कोचिंग सेंटर में बरसों से हो रही जानलेवा लापरवाही को लेकर दिल्ली और देश के नेताओं को जगाने में 3 होनहारों की मौत होने तक का वक्त लग गया। अब तमाम सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं। यूपी में योगी सरकार ने सभी प्राधिकरणों को निर्देश जारी कर दिया है और बेसमेंट में अवैध गतिविधियों की अब निगरानी हो रही है। समझ लीजिए कि कोई फायर की घटना हो जाए या पानी भर जाए दिल्ली की तरह और स्टूडेंट्स को भागना हो तो कैसे भागेंगे? एक ही एग्जिट पॉइंट है, ये सीढ़ियां। लेकिन अगर आप देखें मुझे तो एक मैं और दूसरा मैं, यानी कि एक वक्त पर 2 बच्चे एक सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं। भगदड़ जैसी स्थिति पर यहाँ पर हालात नाजुक होंगे और धक्का मुक्की होगी, जिसकी वजह से भगदड़ से भी बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। तो अंदाजा केवल इतना लगाइए, जहाँ केवल एक एग्जिट पॉइंट हो और सीढ़ियों में केवल इतना स्पेस हो कि एक वक्त पर 2 बच्चे, यानी कि इधर मैं और इधर दूसरा, 2 बच्चे खड़े हो सकते हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों की जान कितने खतरे में लखनऊ में। वहीं राजस्थान के कोचिंग हब कोटा में भी प्रशासन मोर्चे पर उतर आया है। बेसमेंट में चल रही 13 लाइब्रेरी को बंद करा दिया गया है और एक कोचिंग का मुआयना हो रहा है। जयपुर में इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं जो ऊपर कोचिंग और नीचे लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कि रास्ते कितने अवरुद्ध हैं और इस तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी बनाया गया है जहाँ पर बच्चे नीचे बेसमेंट में पढ़ते हैं। ये पर्व लाइब्रेरी है। कब से लाइब्रेरी चल रहा है? 3 महीने से। लेकिन राजस्थान में, जयपुर में तो बेसमेंट में अलाउ नहीं है, तो कैसे खुले? सर फायर एंड OC वगैरह सब है हमारे पास, आप देख सकते हैं। ऐसा तो है लेकिन बेसमेंट तो अलाउ नहीं है यहाँ। इसकी जानकारी नहीं थी, अभी जैसे ही मेरे को इसके बारे में जानकारी मिली तो मैं यहाँ से क्लोज करके शिफ्ट कर रहा हूँ। जबकि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों के सर्वे का आदेश दिया है और 16 नगर निगम के कमिश्नरों से रिपोर्ट देने को कहा गया है।
इस कोचिंग को अगर आप देखें फिलहाल इस तरीके से सील कर दिया गया है और ये हमने जब देखा था तो बेसमेंट में ये संचालन हो रहा था इसका। हालांकि बाद में जो संचालक थे उनका कहना था कि वो अपनी गलती को मान रहे हैं और अब वो यहाँ से स्टूडेंट्स को वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। लेकिन हुजूर एसडीएम हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या सील करने के पीछे की वजह है? सील करने की पीछे वजह ये है कि बेसिकली ये कॉमर्शियल जोन है एमपी नगर जोन 2 और नगर निगम के जो भवन अनुज्ञा शाखा है उनसे जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, यहाँ एक कमर्शियल जोन में बेसमेंट में इस तरह की गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद हरकत में तो केंद्र सरकार भी है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये तमाम एक्शन जरूरी थे, लेकिन सवाल फिर वही है कि हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें सब कुछ गंवाकर होश में आना कब बंद करेगी। ऐसे में जरूरी है कि लापरवाह और गैर जिम्मेदार सिस्टम से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से नीतू झा, रामकिंकर सिंह के साथ अनमोल वाले, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बजट को भौगोलिक विकास के हिसाब से तैयार किया गया है और अगर बजट में किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए फंड नहीं मिलेगा। ये विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया। साथ ही बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना समेत देश के 19 राज्यों में अलग अलग जगहों पर आप समेत विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में CII सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि हमें एक गरीब देश के तौर पर आजादी मिली, लेकिन हम 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ एक विकसित देश के तौर पर मनाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार की नीयत और प्रतिबद्धता साफ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एमपी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गांवों और घरों में घुस गया है। उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। यहां बने घाट और मंदिर पानी के आगोश में समा गए हैं। इसके साथ ही गुजरात के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। आलम यह है कि गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज संसद में बजट पर बहस के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आर पार के हालात बन गए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच जातीय जनगणना को लेकर तीखी बहस हुई। इस बीच अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया और सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब अग्निवीर के मुद्दे पर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर ये बताने को मजबूर हो गए कि आखिर किसने कहां से पढ़ाई की है। आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती है। अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं एक बात और कहता हूँ, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। मैं बैठ जाता हूँ, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे।
संसद में बजट पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आज फिर आर पार वाली लड़ाई जारी रही। विपक्ष ने सरकार को फिर अग्निवीर और नौकरियों को लेकर घेरा। इस मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से जोरदार घमासान छिड़ा और आक्रामक अंदाज भी देखने को मिला। आज विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला और पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम पर सवाल उठाया। अग्निवीर से लेकर पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम पर अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच में ठन गई। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे। सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। बजट पर बहस के दौरान संसद में तीखी नोकझोंक जारी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इशारों में कहा कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर राहुल ने कहा कि सत्ता पक्ष चाहे जितना अपमान करे, वो जाति जनगणना करके दिखाएंगे। उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। लेकिन राहुल ने संसद में ये कहकर सबको चौंका दिया कि जाति जनगणना के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने उन्हें गाली दी। हालांकि वो नहीं चाहते कि अनुराग उनसे माफी मांगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे सब बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोले सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। लोकसभा में ये नोकझोंक और तीखी तब हो गई जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति की बात उठा दी। उन्होंने कहा कि जिन्हें खुद की जाति का पता नहीं, वो गन्ने की बात करते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कड़ा एतराज जताया। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? बजट सत्र चल रहा है तो वित्त मंत्री की भी बारी आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि ये किसानों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा इट वुड एग्जामिन द फीसिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, मगर किसान सम्मान निधि 2019 में ले आने वाले कौन है सर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी they can go on shedding crocodile tears about farmers, कोई इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं किया पिछले 10 साल में। 4 जून के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से चल रही सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही। कभी संसद में तो कभी सड़क पर ये लड़ाई और तेज होती दिख रही है। इस शोर में आम आदमी और उसके बुनियादी मुद्दे कहीं खो गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज लोकसभा में वित्त मंत्री ने हलवा सेरेमनी पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हलवा सेरेमनी एक इमोशनल मामला है, जिससे कि बजट तैयार करने वाले अधिकारियों की भावनाएं जुड़ी रहती। हलवा जैसे एक इमोशनल सेंटिमेंटल मैटर जिसमें पूरे उस मिंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ बंद अंदर कमरे में ये रह करके काम करते हैं, उनके मुंह मीठा करने का काम में आप ऐसे प्रश्न चिन्ह के साथ, और मैं जब इस विषय में मैं कैसे जवाब दूं, ऐसे करके सर पे हाथ रखा तो पूरे ट्रोल आर्मी के साथ मुझे पूछा जा रहा है कि एससी के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं आप सर पर हाथ रख रहे हो, हंस रहे हो। नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे हैं, उसको मैं सर में फोड़। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 100 अंक उछलकर 81,455 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी तेजी रही, ये 21 अंकों पर 24,857 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 550 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 71,600 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, यानी अभी भी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 84,500 रुपए है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ बनने जा रहे सख्त कानून की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के मामलों को लेकर सख्त कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में सरकार नया एंटी लव जिहाद कानून बनाने जा रही है, जिसमें कई प्रावधान बदले गए हैं। इस कानून के तहत दोषी को 20 साल की कैद या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकेगा, जबकि पहले ऐसे मामलों की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। नए कानून के मुताबिक लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस कानून के तहत आने वाले सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ 2021 में ही विधेयक पारित करा दिया था, जिसे अब संशोधित कर पेश किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसलिए यूपी में बनाए जा रहे नए कानून में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है। यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून में किए गए संशोधन पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये जो मतलब फोर्सफुल जो कन्वर्जन होते हैं, उनके लिए जो भी लॉ बनी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप किसी के स्वेच्छा इच्छा के अनुसार कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन आप किसी को फोर्सफुली करके कन्वर्जन कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, देन दिस इज अ रॉन्ग थिंग। एज अ लॉ स्टूडेंट आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टीज, एनी पॉलिटिकल आइडल्स। आई ओनली फॉलो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। बिल जो पास हुआ है, जो कन्वर्जन हो रहा है, जो मतलब हिंदुओं को या उनकी शादी करा कर कन्वर्जन किया जा रहा है या डायरेक्टली उनका जो कन्वर्जन कराया जा रहा है, वो उसको हम एक रॉन्ग वे में ही लेंगे, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ऑलरेडी अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, हर कंट्री में एक्सपेंड कर रही है, वो हर कंट्री में जहां भी जा रही है वहां पर अपनी सिविलाइजेशन बना रही है और अपने आप को प्रमोट कर रही है। तो ये करने से वो हिंदू कम्युनिटीज और बाकी जो अदर कम्युनिटीज हैं उनकी भी कुछ मेंबर्स को ले रही है और उनको लेके वो अपने साथ जोड़ रही है। तो इस चीज के खिलाफ कोई एक्शन लेने की सख्त जरूरत थी, जो पहले से था, लेकिन ये उसमें नियम था कि मतलब अगर कोई सिर्फ प्रेग्नेंट है या फिर कोई मैरिड है सिर्फ तभी वो एक्शन ले सकता है, अदरवाइज वो एक्शन नहीं ले सकता है। तो इस चीज को भी इम्प्रूव किया गया उसके तहत। तो ये चीज ज्यादा अच्छी की गई है ताकि हर कोई, और इससे लोगों में थोड़ा सा जागरूकता भी और फैली है। ये चीज होनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि बरेली में, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, बरेली में मौलाना है एक तौकीर रजा, उन्होंने अभी ऐलान किया था कि करीब 20-22 हिंदू लड़के लड़कियां उनके संपर्क में हैं
और वो उनका सामूहिक विवाह मतलब धर्म परिवर्तन एक तरीके से कराना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, इस तरीके के लोग, इससे एक समाज में गलत मैसेज जाता है। तो ये कानून जो है वो सही है मेरे हिसाब से। जो कानून पास किया गया मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल 110% सही है, एकदम करेक्ट। लव जिहाद को रोकना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। और ये जो काम है ना, इससे मतलब समाज में बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारे हिसाब से तो ये बहुत गलत बात है कि जो लोग जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली शूटर मनु भाकर की और उनके जोड़ीदार सरबजोत सिंह की, जिन्होंने मिलकर भारत की झोली में एक और पदक का इजाफा किया है। मनु भाकर ने शूटर सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले मनु महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में कांस्य पदक जीत चुकी है और इसके साथ ही वो भारत की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक हासिल किया है। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। रविवार को शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में एक और पदक की जो उम्मीद जगाई थी उसे मंगलवार को पूरा कर दिया। उन्होंने शूटर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया। ये जोश, जज्बा और ये जश्न ये बताने के लिए काफी है कि ये जीत कितनी बड़ी है। पेरिस में भारत की बेटी ने वो कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी खिलाड़ी ने एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल अपने नाम किया हो। ऐसे में जीत का जश्न भी लाजमी है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कोरिया को 16-10 से मात दी। दोनों की शुरुआत ब्रॉन्ज मेडल के इस मुकाबले में अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मनु और सरबजोत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो कर दिखाया जो अब तक नहीं हुआ था। मुझे तो आप लोगों की जो उत्साह देख रहा हूँ ना, तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुंच पाए तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय हो और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सरबजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुंचा है उन्होंने। जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तप करने के, भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे। जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तब मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊं आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरबजोत का भी स्ट्रांग होके खेलना बहुत जरूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने सच्ची में। हजारों किलोमीटर दूर पेरिस में जैसे ही भारत की इस जोड़ी ने पदक पर कब्जा किया, पूरा देश खुशी से झूम उठा। सरबजोत सिंह की कामयाबी पर उनके गांव में भी खूब जश्न मना। मनु भाकर के जोड़ीदार सरबजोत सिंह भी हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं। उनके पिता जतिंदर सिंह भी अंबाला में रहते हैं। माता पिता बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं। उनके घर बधाइयों का तांता लगा है। पिता ने कहा, बेटी की इस बड़ी कामयाबी के बारे में तब पता चला जब लोग उन्हें बधाइयां देने लगे।
मेरे बेटे को मिल गया जी। तो बहुत सारे अम्बाड़ा वासियों को, गांव वालों को जी, गंगनपुर गांव वालों को, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जी। बिल्कुल, गांव में भी जो है आप जश्न मनाएंगे? हाँ जी, हाँ। पहले तो मैं पिछोकड़ साहब गुरुद्वारे में नमस्ते होऊंगा जाकर जी। वे सीधा पिछोकड़ साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी। उसके बाद घर जाऊँगा। फिर घर पर भी वैसे माहौल चल गया। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया जी, वो घर पहुँच गए जी। पीएम मोदी ने भी सरबजोत सिंह को फोन करके उन्हें जीत की बधाई दी। आपकी मेहनत रंग लाई है। हाँ जी सर। और मनु को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने ये किया आपके डिवीजन में। सरबजोत की इस कामयाबी पर उनके कोच गौरव सैनी ने भी खुशी जताई। बहुत खुशी है जी, आज बहुत ज्यादा खुशी है जी। सरबजोत ने ओलंपिक के अंदर मेडल लिया है, ब्रॉन्ज मेडल जी। और एयर एकेडमी को ने बहुत मेहनत की है जी सरबजोत के पीछे, बहुत ज्यादा जी। अभिषेक सर ने बहुत मेहनत की है जी, और उस मुकाम तक हम पहुंच गए जी, मेडल हासिल करके ओलंपिक में। मनु भाकर और सरबजोत की इस कामयाबी पर पूरे देश को गर्व है। मनु भाकर ने ही पेरिस ओलंपिक में देश को पहला मेडल दिलाया और अब दूसरा मेडल भी दिलाया है। अभी मनु भाकर को ओलंपिक में एक और इवेंट में हिस्सा लेना है। ऐसे में उम्मीद है कि मनु पेरिस ओलंपिक में एक और पदक जीतकर इतिहास कायम कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।